प्रिय छात्रों, हमने पिछले पीरियड में देखा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के विविध रूप कौन से हैं। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो जिसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप देखते रहिए। ओके। तो हिंदी भाषा, हिंदी का संबंध संस्कृत भाषा के सिंधु से माना जाता है। देखिए, सिंधु मतलब सिंधु से माना जाता है, मतलब भारत देश में जो सिंधु नदी बहती थी, उस नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो लोग क्या थे? हिंदू थे। देखिए, हिंदी मतलब हिंदू थे, उनको हिंदू माना जाता था। इसलिए सिंधु नदी के किनारे बसने वालों लोगों को एक्चुअली हिंदू माना जाता था। और कुछ भाषाएं यह भी बताती हैं कि कुछ लोगों को सिंधु नामक सी का उच्चारण करने के बजाय ही का उच्चारण करते थे। मतलब सिंधु की जगह हिंदू, मतलब सिंधु नदी के किनारे रहने वाले सिंधु लोगों को हिंदी लोग माना जाता था, इसलिए हिंदी शब्द वहाँ से उत्पन्न हुआ, ऐसा माना जाता। सिंध प्रदेश के बाद में से सिंध प्रदेश भी माना ले जाने लगा और धीरे धीरे इसे संपूर्ण रूप से हिंद मतलब हिंद माने जाने लगा। इसलिए क्योंकि ईरानियों का वहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव देखने के लिए मिलता था, इसलिए ईरानी लोग क्या करते थे? सी की जगह ही का प्रयोग करते थे, इसलिए हिंद हो गया। इसलिए सिंध नदी जाके हिंद हो गया और हिंदी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदी लोग हो गए, यानी हिंदू हो गए। तो इस तरह यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि जो है हिंदी के विकसित रूप ही माने जाते हैं। देखिए, यूनानी शब्द में इंडिका कहते हैं और अंग्रेजी शब्द में इंडिया कर बुलाते हैं भारत देश को। इसलिए सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग क्या हो गए? सिंधु हो गए, इसलिए वो हिंदी हो गए, हिंदू हो गए, ऐसा माना जाता है। हिंद का इस प्रकार विशेषण हमको देखने के लिए मिलता है। तो अगर हिंदी प्रदेशों की उपभाषाएं, बोलियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या है दिखाई दे रहा है। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ भाग जिसमें हरियाणा, राजस्थान हो गए, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश तथा बिहार, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश भी हम मानते हैं। इसे पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियाँ हैं। देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं। और 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां आती हैं? जिसमें 10 आती हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, पॉइंट नंबर 2 पूर्वी हिंदी, और थर्ड पॉइंट पर है राजस्थानी। देखिए, चौथे पर है पहाड़ी और 5वां है बिहारी। तो इस तरह अगर इन सभी में जो उपभाषाएं हैं उसमें अगर हम बोलियों के बारे में देखेंगे तो पहला देखिए, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली या कौरवी या ब्रज भाषा आती है, हरियाणी भाषा आती है, बुंदेली भाषा आती है, कन्नौजी भाषा आती है। अगर पूर्वी हिंदी में देखेंगे तो अवधी भाषा आती है और बघेली भाषा आती है, छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। देखिए, राजस्थानी भाषा में देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, और दूसरी पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी भाषा कहते हैं, और तीसरी उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती भाषा भी कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी भाषा भी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी में देखेंगे तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहारी में देखेंगे तो बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली वहाँ पर मुख्य रूप से आती हैं। तो इस तरह यहाँ पर हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 हैं। और बोलियाँ कितनी हैं? 10 हैं। तो इस खंड में बोली का उद्भव शेर सैनी के अपभ्रंश से माना गया है। तो क्या है? देखिए, हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? शेर सैनी के अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेश के सरकारी भाषा है। देखिए, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, समाचार पत्रों में भाषा, इस तरह परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा क्या है? हिंदी। ये हिंदी बोली जाने वाले क्षेत्रों में क्या है? ये सरकारी भाषा है। देखिए, मानक भाषा के बारे में अगर हम देखते हैं तो मानक भाषा का आदर्श देखिए टकसाली परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। इसका एक निश्चित व्याकरण होता है,
मानक भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने समरूपता होती है। मानक भाषा सभ्य और सुशिक्षित लोगों के द्वारा बोला जाता है। मानक भाषा साहित्य, संगोष्ठी, पत्र व्यवहार, पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, भाषणों में आदि प्रयोग किया जाता है। मानक हिंदी भाषा का देखिए अपना ही एक सुव्यवस्थित व्याकरण होता है, जिसके द्वारा लिंग, वचन, काल, कर्ता, उच्चारण, वर्तनी आदि का यहाँ पर प्रयोग लाया जाता है। प्रत्येक मानक भाषा का जन्म विभिन्न चरणों में होता है। वह किसी भी क्षेत्र की बोली हो सकती है या विकसित होकर आगे चलकर मानक भाषा रूप ले सकती है, परिनिष्ठित भाषा हो सकती है। हिंदी भाषा के साथ ही साथ हिंदी के अन्य भाषाओं का भी इस पर प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। तो भारत क्या है, एक विशाल देश है। इसमें इतनी संबंधित भाषाएं हैं कि इतनी बोलियां हैं कि अगर आप ढूंढते रह जाओगे तो भी यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं आपको मिलेंगी। तो मानक भाषा सरकारी भाषा होती है, उसकी अपना एक व्याकरण होता है, उसका अपना ही एक रूल्स होता है, नियम होता है, उसका ही अपना एक साहित्य होता है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से संविधान के 351 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में ही नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में भी परिनिष्ठित करने का संकल्प रखा गया है। इस अर्थ में हिंदी भाषा बहुप्रचलित भाषा है हमारे राष्ट्र की। मानक हिंदी भाषा के रूप में परिनिष्ठित होकर हिंदी भाषा अपने अभिव्यंजन में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी और समर्थ होती जा रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए इसका समन्वय गुण है, सभी भाषाओं से इसका आदर होता है और अन्य भाषा शब्दों में भी हिंदी को बड़ी सहजता से उपयोग किया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व इसका शब्द भंडार मात्र 5 से 6 हज़ार था, जो अब की परिभाषिक शब्दावली 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर हमको भाषा शब्द देखने के लिए मिलता है। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज क्या है, अत्यधिक समृद्ध है। मतलब भारत संघ की राजभाषा है हिंदी, मतलब भारत सरकार क्या करेगा, हिंदी राज्यों के साथ हिंदी में वार्तालाप करेगा और अन्य राज्यों के साथ जो हिंदी नहीं बातचीत करते हैं उनके साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भी वह बातचीत करेगा। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि के बारे में अगर हम देखेंगे तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। यह एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो आपको बताना है हिंदी की लिपि देवनागरी है। यह देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक तथा आदर्श लिपि है। यह ध्वन्यात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसमें अक्षरात्मक वर्णनात्मक लिपियों की विशेषता भी देखने के लिए मिलती है। इसकी वैज्ञानिकता के कारण ही इसे राष्ट्र की राज्य लिपि के पद पर रखा गया है। देवनागरी लिपि की विशेषताओं में अगर हम देखना चाहेंगे तो देवनागरी अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। एक अंक में पूछेंगे आपको कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है, तो लिखना है अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, अतः ध्वनि और लिपि का पूर्ण इसमें सम्मेलन है। अलग नहीं, बोलना अलग नहीं है, पढ़ना अलग नहीं। लेकिन अंग्रेजी में देखते हैं आप, जहाँ पर लिखना अलग हो जाता है और पढ़ना भी अलग हो जाता है। एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, अर्थात ध्वनि लिपि के संकेतों में पूर्ण निश्चितता और रोमन अथवा उर्दू लिपि की भांति ना तो एक ध्वनि के लिए अनेक संकेत हैं और ना ही किन्हीं ध्वनियों के लिए संकेत का अभाव है। मतलब एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है, लेकिन उर्दू में, रोमन में देखेंगे हम तो एक लिपि के लिए अन्य बहुत सारे संकेत हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन देवनागरी में वैसा नहीं है। इसमें ध्वनियों का क्रम पूर्ण वैज्ञानिक रूप है। स्पर्श ध्वनियों के वर्णों के प्रथम वर्ग कंठस्थ ध्वनियों का और अंतिम ओष्ठ ध्वनियों का है। अल्प प्राण, महाप्राण इसमें हमको देखने के लिए मिलते हैं। स्वरों में ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर में भेद है। मात्राओं में निश्चित है। छपाई और लिखाई में भी एक रूप हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। इस तरह क्या है, हमारी हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि बहुत ही स्पष्ट है। देवनागरी लिपि देखिए हिंदी है। देखिए इसमें आपको पूछेंगे कि खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ, तो शेर सैनी से बोलना है। और हिंदी की कहाँ से आई, तो बोलना है देवनागरी। तो हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह आपको हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। देखिए हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 10 उपबोलियां हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना बस। अगले पीरियड में हम क्या करेंगे,
हिंदी की ध्वनियों के बारे में देखेंगे आगे का वर्ण क्या होता है। ओके, तो आज के लिए इतना बस। तो आज हमने क्या क्या देखा है, तो मुख्य रूप से हिंदी भाषा के बारे में जाना कि सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसते थे उन्हें सिंधु लोग कहा जाता था, और ईरानियों का प्रभाव वहाँ पर रहने के कारण ईरानी उसे क्या करते थे, सी की जगह ही का प्रयोग करते थे। इसलिए हिंदू लोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले सिंधु लोगों को हिंदू नदी के किनारे रहने वाले हिंदू लोग माना गया। बाद में उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हिंदी मानी गई। इस तरह यह धीरे धीरे यूनानी भाषा में पूरे सिंधु नदी के लोगों को इंडिका कहा गया, और अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा गया, और हिंदी में उसे भारत कहते हैं। तो धन्यवाद।